क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है अपना, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को बताइए और इसके लिए व्यंजक स्थापना कीजिए। वैद्युत लिखेंगे, वैद्युत है ना, द्विध्रुव, द्विध्रुव आघूर्ण, सॉरी आघूर्ण नहीं, वैद्युत द्विध्रुव है। तो इससे आप क्या समझते हैं, इसके लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे समझेंगे इसको। वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है? यदि दो बराबर तथा विपरीत आवेश किसी निश्चित अल्प दूरी पर हो, मतलब जैसे कि आप यहाँ समझे, दो ठोक आवेश है Q1 Q2, है ना। अब यहाँ पे बोला है विपरीत, ये इधर अपोजिट डायरेक्शन में है, तो किसी निश्चित अल्प दूरी पर हो, निश्चित अल्प दूरी पर हो, आर मान लेते हैं, तो इस निकाय को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। आ गई बात समझ में? अब इसके लिए व्यंजक अपने को ज्ञात करना है। अच्छा, यही बोला है कि इसका ऐसे ही मात्रक बताइए करके, तो विद्युत द्विध्रुव का ऐसे ही मात्रक क्या होता है? कूलाम मीटर है। समझ गए ना? थोड़ा सा डेफिनेशन है, इसका मात्रक है। आगे बढ़ेंगे। चित्र के अनुसार माना कि किसी वैद्युत द्विध्रुव AB का आवेश Q तथा लंबाई 12 है। ये चित्र है ना, ये चित्र के अनुसार हम लोग मान लेते हैं कि इसमें जो AB जो है ना, AB का आवेश Q है और इसकी लंबाई जो है 12 है। अतः इसका द्विध्रुवीय आघूर्ण P बराबर क्या हो जाएगा? Q2L होगा। इस द्विध्रुव के कारण R दूरी पर स्थित किसी बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। जैसे कि यहाँ आप समझे कि R दूरी में एक वस्तु है ना, पी बिंदु पर कोई वस्तु है, उसकी विद्युत क्षेत्र E1 का अपने को विद्युत तीव्रता क्षेत्र ज्ञात करनी है। तो परिभाषा लिखेंगे, ऐसा ही मात्रक लिखेंगे और इस चित्र को बना करके ये थोड़ा सा डेफिनेशन लिख देंगे। अब मेन प्रक्रिया चालू होती है। अब हम लोग लिखेंगे, यदि बिंदु बी पर स्थित आवेश Q प्लस Q के कारण बिंदु P पर तीव्रता E1 है, ये तीव्रता है ना, तीव्रता E1 हो, तो किसके कारण बोल रही है? प्लस के कारण। उसी प्रकार हम लोग माइनस में निकालेंगे, तो प्लस Q के कारण बिंदु P पर तीव्रता E1 है। क्या है? E1 है, तो क्या लिखेंगे? E1 बराबर 1/4πε0 B डिवाइड बाई बी, सॉरी Q डिवाइड बाई BP स्क्वायर। देखो यहाँ पे क्या है, B और P स्क्वायर इधर ले रहे हैं पॉजिटिव वाले में, तो इसलिए BP स्क्वायर हो जाएगा। और ये गॉस के नियम से ऐसे ही होता है, 1/4πε0, है ना। अब अपन क्या करेंगे, 1/4πε0 को एज इट इज लिखेंगे। अब BP स्क्वायर की जगह क्या लिखते हैं? देखो OP स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर। देखो यहाँ पे OP स्क्वायर और OB स्क्वायर, ये तो अपना है, कर्ण है, ये लंब है, ये आधार है। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है? लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। यही चीज यहाँ पे लिखा है, ऐसे समझना, आधार का स्क्वायर प्लस, है ना, लंब का स्क्वायर, ये किसके बराबर होता है? कर्ण के स्क्वायर के बराबर होता है। ये चीज यहाँ पे अप्लाई हुआ है। अब ये 10 का 10 रहेगा, क्यों का क्यों, OP के जगह अपन लिखेंगे L का स्क्वायर प्लस OB की जगह लिखेंगे ये R का स्क्वायर प्लस L का स्क्वायर, है ना। यहां से क्वेश्चन से अब हो जाएगा, इसको मान लेंगे समीकरण 1। उसी प्रकार से हम लोग बिंदु A पर स्थित आवेश माइनस Q के कारण तीव्रता सेम टू सेम लिखेंगे, तो ये हो जाएगा, इधर का लिए थे, है ना, BP लिए थे, अब इधर का लेंगे AP लेंगे, तो यहाँ पे लिए हैं AP स्क्वायर। अब AP की जगह क्या लिखेंगे? AO लिखेंगे और PO लिखेंगे, है ना। ये लिखे अपन, वही कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। इस प्रकार से ये भी मिल जाएगा अपने को, R का स्क्वायर प्लस L का स्क्वायर। इसको हम लोग समीकरण 2 मान लेंगे। कुछ नहीं किया है, फिर से समझो, बस इसको परिभाषित किए हैं, ऐसा ही मात्रक लिखे हैं, थोड़ा सा डेफिनेशन लिखे हैं, चित्र बनाए हैं, और ये प्लस Q और माइनस Q का मान यहाँ पे अपन निकाले हैं। अब अपन करते हैं इस प्रकार, E1 की दिशा PM के अनुदिश तथा E2 की दिशा PN के अनुदिश। E1 की दिशा कहां पे? PM के अनुदिश, P और यहाँ पे देखो M के अनुदिश, है ना। और E2 की दिशा, ये जो E2 है उसकी दिशा किसकी ओर है? P और N की ओर। ये तो दिख ही रहा है ना। होगी, जिनकी परिणामी तीव्रता क्या है? E सदिश है, तो P Q की अनुदिश होगी। अब हम लोग लेते हैं समीकरण 1 और समीकरण 2, इन दोनों चीजों को याद रखेंगे। 1/4ε0 तो एज इट इज रहेगा दोनों में, है ना। बस ये जो है R के स्क्वायर L के स्क्वायर, R के स्क्वायर L के स्क्वायर सेम हो जाएगा। अब इसलिए दोनों बराबर है, तो अब लिखेंगे P Q के अनुदिश होगी। अब समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 क्या है? E1 और समीकरण 2 क्या है? E2, और दोनों क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, बराबर में रखेंगे तो होगा ये कोण PBA बराबर कोण PAB बराबर थीटा मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? PAB और POA बराबर क्या मानेंगे अपन? थीटा मान लेंगे। तो E1 और E2 के बीच का कोण क्या हो जाएगा? 2 थीटा हो जाएगा, है ना। तो E बराबर हो जाएगा 2E1
समझ रहे हो ना बात को यहाँ पे। तो ई बराबर 2E1 कॉस थीटा कॉस 2θ/2 हो जाएगा। अब 2 यहाँ से कैंसिल कर देंगे, ये वाला 2 ये वाला 2 कैंसिल कर देंगे तो 2E1 कॉस थीटा हो जाएगा, है ना। तो ई बराबर क्यू बटे 4/0 आर के स्क्वायर प्लस एस एल के स्क्वायर 2 कॉस थीटा है, तो कैंसिल हो गया है। अब समीकरण एक में एक से E1 का मान रखने पर, E1 का मान क्या है भैया समीकरण एक में, यहाँ पे देखिए ये है, तो ऊपर रख देते हैं क्यू 4/0 आर के स्क्वायर एल के स्क्वायर, है ना। और यहाँ पे क्या है 2L आर के स्क्वायर एल के स्क्वायर और पूरे की घात में 1/2, क्योंकि कॉस थीटा बराबर क्या होता है L डिवाइड बाई अंडर रूट आर के स्क्वायर प्लस एल के स्क्वायर। इतना करने के बाद अपन करेंगे ये 1/4πε0 को बाहर निकालेंगे, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा। इन दोनों का आपस में करेंगे, है ना, आपस में नहीं, एलसीएम वगैरह यहाँ पे तो नहीं निकालना है, लेकिन इन दोनों को एक साथ लिखेंगे तो एल का स्क्वायर आर का स्क्वायर हो जाएगा। और इन दोनों यहाँ कुछ नहीं है, मतलब घात में एक है, जैसे कि यहाँ पे 1 + 3/2 है, तो इसको अपन सॉल्व करते हैं तो 2 एकम 2, है ना, 2 एकम 2 हो जाएगा। और आपका हो जाएगा ये धन 3/5, लेकिन यहाँ 5/5 अपने को 2 नहीं लिखना है, अपने को लिखना है 3/2। सिंपल आप समझो कि यहाँ पे, अच्छा मैं गलत ही लिख दिया हूं, तो कहाँ से 1 + 1/2, इसको अपन सॉल्व करते हैं तो 2 एकम 2 धन 1/2, तो हो जाएगा 3/2। तो इन दोनों को आधार से मैं तो घात जुड़ जाएगा तो 3/2 हो जाएगा। अब यहाँ पे इसको एचडी से उतारेंगे, है ना। और P बराबर होता है Q2L, क्या होता है 2QL, तो अपन लिखेंगे यहाँ पे Q2L की जगह क्या लिखेंगे P लिखेंगे, तो इसके जगह अपन P लिखें, ये जस्ट एज इट इज उतर जाएगा, इसलिए समीकरण 3 हो गया। इसी को हम लोग बोलते हैं, यही किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में, है ना, r दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का क्या है सूत्र है। अब यदि द्विध्रुव छोटा हो, मतलब r बहुत छोटा हो l से, तो क्या होगा r के स्क्वायर प्लस l के स्क्वायर बराबर होगा, सर्वांग संग होगा r के स्क्वायर से, ठीक है। अब समीकरण 3 में अपन जाते हैं, तो इसके जगह ये जस का तस उतार देंगे, ये p का p रहेगा, इसके जगह अपन लिखेंगे r का क्यूब। समीकरण 4 अभिष्ट सूत्र है कि ई सदिश की दिशा की ओर p सदिश के समांतर तथा विपरीत होगी। तो ये प्लस क्यू माइनस क्यू का ही बस आपका खेल है, बस यहाँ पे अपन रखेंगे और ये वैल्यू याद रखेंगे और ये अपना बना लेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग अच्छे से कवर करेंगे इसको। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये तो और बेस्ट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अच्छे समझेंगे इसको, है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अभी मैंने आपको निरक्षी बताया, अक्षीय स्थिति भी आता है, सेम बनेगा, बस थोड़ा बहुत बस वो रहता है, आप लोग देख लेंगे अपना गाइड वगैरह जो भी है। क्वेश्चन बोल रहा है संट किसे कहते हैं, इसका सिद्धांत समझाइए। किसी धारामापी के साथ संट लगाने से क्या क्या लाभ या हानियां होती है। क्वेश्चन को पहले अपने को अच्छे से पढ़ना है, क्वेश्चन बोल क्या रहा है। तो संट क्या होता है, संट एक अल्प प्रतिरोध है, क्या है, बहुत कम प्रतिरोध वाला होता है, जो धारामापी की कुंडली के साथ समांतर क्रम में लगाया जाता है। ये समांतर क्रम है, धारामापी है जी, है ना, इसमें हम लोग संट लगाए, देखो एस, तो समांतर क्रम में धारामापी के साथ लगाया जाता है, ठीक है। अल्प प्रतिरोध है, ये आप लोग याद रखेंगे, और जो धारामापी की कुंडली के साथ समांतर क्रम में लगाया जाता है। दूसरी बात, यहाँ पे कुंडली के साथ संट लगा देने से मुख्य धारा का अधिकांश भाग संट में से प्रवाहित होता है। मतलब ये कुंडली का जो भी भाग है, धारा प्रवाहित हो रही है, किसमें से प्रवाहित होगी, संट से, एस से, है ना, तथा धारामापी क्षतिग्रस्त होने से बच जाता है। मतलब संट का ये काम है कि जितना भी धारा प्रवाहित होगा इसी से ज्यादा होगा, इस बात का यही अर्थ है। अब अपन जाते हैं चित्र में प्रदर्शित परिपथ में प्रवाहित धारा आई तथा इसका आईजी भाग धारामापी से तथा आईएस भाग संट से प्रवाहित हो रही है। देखो आईजी और आईएस भाग संट से प्रवाहित हो रही है। माना धारामापी का प्रतिरोध जी तथा संट का प्रतिरोध एस है। माना धारामापी का प्रतिरोध जी है और संट का एस है, लिख सकते हैं। तो कुल धारा बराबर आई बराबर क्या हो जाएगा, आई जी प्लस आई एस, क्योंकि यहां से भी धारा प्रवाहित हो रही है और यहां से भी, है ना, इसको हम लोग समीकरण 1 मान लेंगे। अब चित्र से स्पष्ट है कि धारामापी की कुंडली के सिरों पर विभवांतर व संट के सिरों पर विभवांतर समान होंगे। क्या होंगे, दोनों तरफ विभवांतर जो है समान होंगे। तो हम लोग लिखेंगे आई एस इंटू एस और बराबर आई जी इंटू जी। अब इससे तथा आई एस बराबर आई माइनस आई जी, ये समीकरण 2 लेंगे और आई एस बराबर आई माइनस आई जी। अब क्या करेंगे अपन चूंकि आई माइनस आई जी, एस बराबर आई जी और जी, तो s का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये नीचे आ जाएगा और g का g रहेगा। तो s बराबर हो जाएगा आपका g बटा
है ना, आई डिवाइड बाई आई जी माइनस वन। अब यहाँ पे अपन लिखेंगे यदि मुख्य धारा आई का nवा भाग ही धारा मापी में प्रवाहित हो तो आई जी बटे आई बराबर क्या हो जाएगा, 1/n हो जाएगा। समीकरण 2 में अपन जाते हैं तो समीकरण 2 क्या है, ये है। तो s बराबर क्या हो जाएगा, ये g बटा n माइनस वन हो जाएगा। बस कुछ नहीं किया, पक्षांतर करके इस प्रकार से ये आपका समीकरण हो जाएगा। अब अतः यदि मुख्य धारा का nवा भाग धारामापी में से प्रवाहित करना हो तो संट के प्रतिरोध को धारामापी के प्रतिरोध का n-1वां भाग होना चाहिए। कौन सा भाग होना चाहिए, n-1वां भाग होना चाहिए। यही क्या है, संट का सिद्धांत है, n-1वां भाग होना चाहिए। यही क्या है, संट का सिद्धांत है। अपने को यही पूछा था, संट किसे कहते हैं, संट का सिद्धांत क्या है। अब अपन इसका लाभ और हानि जानते हैं। तो संट से लाभ क्या है, संट से निम्नलिखित लाभ है। पहला, संट लगाने से धारामापी का प्रभावी प्रतिरोध कम हो जाता है। क्या हो जाता है, प्रभावी प्रतिरोध कम हो जाता है, जिससे धारामापी को विद्युत परिपथ में जोड़ने पर परिपथ का प्रतिरोध लगभग अपरिवर्तित रहता है। पॉइंट करना, इसको नोट करना। अतः परिपथ की धारा उतनी ही बनी रहती है जितना की धारामापी में जोड़ने से पहले थी। पहला चीज ये लाभ होता है। दूसरा, यह धारामापी के कुंडली को जलने से बचाता है। किससे बचाता है, जलने से बचाता है। साथ ही अधिक विक्षेप होने के संकेत के टुकड़ों टूटने का भी खतरा नहीं रहता। इस प्रकार से इसके दो लाभ हो गए, है ना। अब यहाँ पे आप अपने को और लिखना है, संट के प्रतिरोध को बदल बदल कर धारामापी के परास को इच्छानुसार परिवर्तित किया जाता है। ये तीसरा लाभ हो गया। अब संट से हानि क्या है भैया, तो धारामापी के साथ संट लगाने से इसकी सुग्राहिता कम हो जाती है। क्या हो जाती है, सुग्राहिता कम हो जाती है। अतः उन प्रयोगों में जहां इससे अविक्षेप स्थिति ज्ञात किया जाता है, अविक्षेप स्थिति के आसपास संट को निकाल देना चाहिए। बस ये दो चीज हानि में आप लोग को याद रखना है। अब ये संट का आप लोग को समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया होगा तो फिर से वीडियो है ना पीछे करके देखेंगे और एक एक चीज को याद करेंगे। दूसरा, अब अगला क्वेश्चन अपन देख रहे हैं, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का वर्णन कीजिए। है ना, निम्न शीर्षकों के आधार पर करना है अपने को। पहला इसका रचना बताना है, किरण मार्ग बताना है, आवर्धन क्षमता की गणना करना है। तो रचना अपन लोग करते हैं। तो रचना में अपन इसमें लिखेंगे, इसमें धातु की दो समाक्ष नालियां होती है। एक नली के अंदर दूसरी नली को रैंक एवं पिनियन व्यवस्था द्वारा चलाया जा सकता है ना। प्रत्येक नाली के बाह्य सिरे पर एक एक अवर्णक उत्तल लेंस लगा होता है। इसी चीज को आपको नोट करना है। और अभिदृश्यक का मुख्य व्यास तथा फोकस दूरी नेत्रिका के मुख्य व्यास तथा फोकस दूरी से कम होता है। यहाँ पे आप लोग पढ़िए, अभिदृश्यक का मुख्य व्यास तथा फोकस दूरी नेत्रिका के मुख्य व्यास तथा फोकस दूरी से कम होती है। सूक्ष्मदर्शी की नली के अंदर क्रॉस तार लगा होता है। कौन सा तार लगा होता है, क्रॉस तार। मैं यहां भी अंडरलाइन कर रहा हूं, आप लोग ध्यान देंगे, इसको आप लोग को माइंड में रखना है। इस प्रकार लगा होता है, अंदर क्रॉस तार इस प्रकार लगा होता है कि अभिदृश्यक से बना प्रतिबिंब क्रॉस तार पर बने। इतना समझ में आ गया, है ना। इतना लिखने के बाद आप उसका नामांकित चित्र बनाएंगे। यहाँ से दो उत्तल लेंस लगा हुआ है, नेत्रिका है, यहाँ पे ई है, यहाँ पे क्यू है, ए डेस बी डेस है, यहाँ पे ए बी है, समझ रहे हो ना। यहाँ पे बी है, क्यू है ना। इस प्रकार से इसका आप संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का किरण परिपथ 2-3 बार अभ्यास करके बनाएंगे। अब अपने को बोला गया है आवर्धन क्षमता की गणना करनी है ना। तो लिखेंगे, अंतिम प्रतिबिंब द्वारा निर्मित दृष्टिकोण और स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर वस्तु द्वारा निर्मित दर्शन कोण के अनुपात को क्या कहते हैं, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता कहते हैं। चाहे संयुक्त सूक्ष्मदर्शी हो, चाहे सरल सूक्ष्मदर्शी हो, चाहे कोई भी सूक्ष्मदर्शी हो, आप उसका अनुपात को ऐसे ही डेफिनेशन करके लिखेंगे। क्या लिखेंगे, अंतिम प्रतिबिंब द्वारा निर्मित दृष्टिकोण, समझ रहे हो, और स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर रखी वस्तु द्वारा निर्मित दर्शन कोण के अनुपात को क्या कहते हैं, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता कहते हैं। यदि अंतिम प्रतिबिंब द्वारा निर्मित दर्शन कोण बीटा तथा स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर रखी वस्तु द्वारा निर्मित दर्शन कोण अल्फा हो तो आवर्धन क्षमता m बराबर क्या हो जाएगा, बीटा बाई अल्फा, है ना। अब अल्फा बराबर क्या है, ए बी बटे डी। देखो यहाँ पे ए बी बटे यहाँ पे डी हो जाएगा, है ना। इसको हम लोग समीकरण 1 से स्पष्ट करेंगे। अब डी क्या है यहाँ पे भैया, डी है स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है। अब अपने को लिखना पड़ेगा, चूंकि नेत्र नेत्रिका के समीप होता है
अतः नेत्रिका पर बने कोण को नेत्र पर बने कोण के बराबर माना जा सकता है। अब हम लोग लिखेंगे अतः अंतिम प्रतिबिंब पी क्यू द्वारा निर्मित दृष्टि कोण, तो बीटा बराबर क्या हो जाएगा, ये तो ये हो गया था ना स्पष्ट दृष्टि। अब अंतिम अपन लिखेंगे तो बीटा बराबर पी क्यू डिवाइड बाई ई क्यू। यहाँ पे देखिए है ना, तो पी क्यू डिवाइड बाई ई क्यू बराबर ए डैश बी डैश डिवाइड बाई ई बी, यहीं से लिखा हुआ है। तो बीटा बराबर हो जाएगा है ना, ये तो इसके ही बराबर में है, तो ए डैश बी डैश डिवाइड बाई ई बी का वैल्यू अपन लिखेंगे यू, इधर का यू, ठीक है। जहां यू ई बराबर ई बी डैश बराबर नेत्रिका से प्रतिबिंब ए डैश बी डैश की दूरी है। अल्फा और बीटा का मान समीकरण 1 में अब रखेंगे। क्या करेंगे, यहां से अल्फा का मान निकल गया, यहां से बीटा का मान निकल गया, और समीकरण 1 में अपन रखते हैं ये वाले समीकरण में, है ना। तो m बराबर क्या हो जाएगा, अल्फा का मान क्या है, ए डैश बी डैश डिवाइड बाई यू ई, और यहाँ पे बीटा का मान क्या है, ए बी डिवाइड बाई डी, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, ए डैश बी डैश डिवाइड बाई ए बी, और इसको अपन ऊपर ले जाएंगे तो डी बाई, चौथा पद है तो ऊपर चला जाएगा, तो डी बाई यू ई, ये समीकरण तो अपने को मिल जाएगा। अब उसके बाद आगे अपन चलते हैं, तो इसमें ही आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अब समरूप होंगे दो ठोक त्रिभुज, देखना ए डैश ओ बी डैश और ए ओ, मतलब त्रिभुज ए ओ बी में अपन यहां चलते हैं। पहला इधर देखेंगे ए डैश ओ बी डैश, यहां पे क्या है ए डैश है ना, और यहाँ पे ओ और बी डैश, यहाँ पे त्रिभुज बन रहा है, और यहाँ पे ए ओ बी, यहाँ पे ए ओ बी, ये दोनों क्या होंगे, समरूप होंगे। तो अपन क्या लेंगे यहाँ पे लेंगे ए डैश बी डैश डिवाइड बाई ए बी, है ना, और ओ बी डैश बराबर ओ बी डैश बराबर ओ बी, समझ रहे हो ना, ओ बी। इस प्रकार से लेंगे, आधार को आधार के साथ और उसको उसके साथ, है ना, पुराने क्वेश्चन में बताया हूं। अब समीकरण 2 में अपन क्या करेंगे, मान रख देंगे, है ना। इसको मैं नीचे कर लेता हूं। अब समीकरण 2 में अपन मान रखेंगे, तो इसका मान क्या है, ओ बी डैश डिवाइड बाई ओ बी और डी बाई यू ई, है ना, या इसके जगह अपन ये रख देंगे। अब चिन्ह सहित मान रखने पर इधर का मान नेगेटिव रहता है, इधर का मान पॉजिटिव रहता है, मैंने बता चुका है। तो m बराबर लिखेंगे ओ बी डैश की जगह वी जीरो और ओ बी की जगह माइनस यू जीरो। वो चित्र से आपको देख के समझना पड़ेगा। अब ये इधर है तो माइनस डी हो जाएगा और माइनस यू ई, है ना। अब यहाँ पे अपन बताएंगे यू जीरो बराबर ओ बी बराबर अभिदृश्यक से वस्तु की दूरी तथा वी जीरो बराबर क्या है, ओ बी डैश अभिदृश्यक से प्रतिबिंब ए बी की दूरी है ना। तो अपन यहाँ पे लिखेंगे माइनस माइनस चिन्ह अपन काट देते हैं, तो माइनस यहाँ पे बाहर निकलेगा, तो एम बराबर ये चीज उतर जाएगा, ठीक है। ये आवर्धन क्षमता के लिए हो गया। अब अपने को ये पूछा गया इसमें, जब प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने तो लेंस सूत्र अपने को याद होना चाहिए, 1/f 1/b माइनस 1/u, ठीक है। अब चिन्हों का प्रयोग करके हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, तो 1/fe का 1/fe बराबर का बराबर, ये जो हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, ये जो हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, है ना। चिन्ह अपन वहां पे देख के लिखेंगे, तो 1/fe बराबर हो जाएगा 1/माइनस वी प्लस 1/ue, परंतु वी बराबर क्या होता है, डी होता है ना। तो अपन क्या करेंगे, 1/fe बराबर इसके जगह अपन रख देंगे डी, ये चीज उतर जाएगा। अब अपन क्या करेंगे, इसको इधर पक्षांतर कर लेंगे, तो इधर ये आ जाएगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो अपन अब करते हैं इसका इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो डी बाई यू ही हो जाएगा, और इधर 1 बचेगा तो इधर आ जाएगा ये, है ना। तो सॉरी, या फिर इसी 1 को यहाँ पे अपन वो कर सकते हैं, तो 1 प्लस डी बाई एफ ही हो जाएगा। अब समीकरण 3 में अपन मान रखते हैं, समीकरण 3 क्या है, ये है, यहाँ पे अपन मान रखेंगे, तो क्या हो जाएगा, m बराबर माइनस यू जीरो डिवाइड बाई वी जीरो माइनस वी जीरो डिवाइड बाई यू जीरो 1 प्लस डी बाई एफ ई। ये क्या है, इस स्थिति में सूक्ष्मदर्शी की नली की लंबाई l बराबर वी जीरो प्लस यू जीरो है। ये अपन निकाले जब प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने, तो उपर्युक्त चित्रों का चिन्हों का प्रयोग करके हम लोग यहाँ तक ले आए। अब इसमें पूछा जाता है जब प्रतिबिंब अनंत पर बने, मतलब बहुत दूर पर बने, है ना, तो इस स्थिति में क्या होगा, आपको कुछ नहीं करना है, यू ई बराबर एफ ई लिख देना है, मतलब यू ई की जगह क्या लिखना है आपको, एफ ई। तो समीकरण 3 में अपन यहाँ पे मान रखेंगे, यू ई की जगह क्या लिखेंगे, एफ ई। तो यहाँ पे अपन रख लेंगे m बराबर माइनस वी जीरो डिवाइड बाई यू जीरो डी बाई एफ ई। इस स्थिति में सूक्ष्मदर्शी की नली की लंबाई क्या हो जाएगी, l बराबर वी जीरो प्लस एफ ई। यहाँ पे क्या था, l बराबर वी जीरो प्लस यू ई। इस प्रकार से आपका जब प्रतिबिंब अनंत पर बने वो भी क्लियर हो गया। अगला पूछा जाता है इसमें, अधिकतम आवर्धन के लिए प्रतिबंध
क्या क्या प्रतिबंध हो सकते हैं अधिकतम आवर्धन के लिए, है ना, देखने के लिए। दो समीकरण 4 और 5 से स्पष्ट है कि सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता m के मान को अधिक होने के लिए, है ना, क्या लिखा है, समीकरण 4 और 5 से स्पष्ट है कि सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता m के मान को अधिक होने के लिए, ठीक है, क्या होना पड़ेगा, पहला u0 का मान कम होना चाहिए, अर्थात वस्तु को अभिदृश्यक के नजदीक रखना चाहिए, किंतु वस्तु को अभिदृश्यक के फोकस के बाहर रखा जाता है, अतः अभिदृश्यक की फोकस दूरी कम होनी चाहिए। ये सब चीजें आपको नोट करनी पड़ेगी। दूसरा स्थिति क्या है, एफ ई का मान कम होना चाहिए, किसका मान कम होना चाहिए, एफ ई का, अर्थात नेत्रिका की फोकस दूरी क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। तीसरा, V0 का मान अधिक होना चाहिए, अर्थात अभिदृश्यक और नेत्रिका, इसी का मतलब होता है अभिदृश्यक और नेत्रिका के बीच की दूरी अधिक होनी चाहिए, अतः सूक्ष्मदर्शी की नली की लंबाई अधिक होनी चाहिए। ये सब चीज आप लोग को इसमें आपको कवर करना पड़ेगा। अब मैं समझा कैसे रहा हूं उसमें मत जाना, क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से अभ्यास करना है आप लोग को, है ना। मैं आप लोग को कम से कम समय में अच्छा देने का कोशिश कर रहा हूं। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में।